नमस्कार दोस्तों। कौन था चोल वंश का शासक जिसका दबदबा इंडोनेशिया तक था? चोल साम्राज्य जो बहुत ही बड़ा साम्राज्य हो गया था। तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजेंद्र चोल प्रथम के शासनकाल में हुआ था और राजेंद्र चोल एक शक्तिशाली राजा थे। वर्ष 850 के आसपास दक्षिण में पांड्यों और पल्लवों के बीच संघर्ष का फायदा उठाते हुए एक अनजान से राजा विजयालय ने तंजावुर पर कब्जा कर लिया। इस तरह चोल राजवंश की नींव पड़ी। सन 907 में चोल वंश के राजा परांतक प्रथम गद्दी पर बैठे और उन्होंने 48 वर्षों तक राज किया, लेकिन आगे के कमजोर चोल राजाओं के कारण चोल वंश का पतन होता चला गया। सन 985 में जब राम राजा चोल प्रथम ने गद्दी संभाली तो चोल वंश का फिर से उदय होना शुरू हुआ। राम राजा चोल प्रथम और उनके बेटे राजेंद्र चोल के नेतृत्व में चोल एशिया की एक बड़ी सैनिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ताकत बन गए थे। एक समय ऐसा आया कि उनका साम्राज्य दक्षिण में मालदीव से लेकर उत्तर में बंगाल में गंगा नदी के तट तक फैल चुका था। रिचर्ड ईटन ने अपनी किताब इंडिया इन द पेरिशियनेट एज में लिखा, चोलों को तंजावुर के महान चोल कहा जाने लगा। दक्षिण के पूरे तट पर उनके नियंत्रण को आज तक कोरोमंडल कहकर याद किया जाता है। कोरोमंडल शब्द चोल मंडल शब्द का अपभ्रंश या बिगड़ा हुआ रूप है, जिसका अर्थ होता है चोल साम्राज्य का दायरा जो बहुत ही बड़ा हो चुका था। 11वीं सदी आते आते खमेर और चोल व्यापारियों का बंगाल की खाड़ी से सटे राज्यों की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण हो चुका था। यह नियंत्रण बहुत दिनों तक चला। चोल और खमेर दोनों को अंदाजा हो गया था कि उनके हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी दौर में खमेर साम्राज्य भी बहुत बड़ा और प्रभावशाली राज्य बन चुका था। मौजूदा कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम के कई हिस्सों पर उनका शासन था। कंबोडिया के प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर खमेर राजाओं ने ही बनवाया था। भाई सुब्बा रायलू अपनी किताब साउथ इंडिया अंडर द चोलाज में लिखते हैं, कई शिलालेखों में चोल और खमेर के बीच मित्रतापूर्ण संबंधों और सन 1020 में दोनों के बीच रत्नों, स्वर्णिम रथों के लेन देन का जिक्र है। दोनों राज्यों को चीन की बढ़ती जनसंख्या और विलासिता की वस्तुओं में उनकी रुचि से बहुत व्यापारिक फायदा हुआ था। दोनों का एक प्रतिद्वंदी था, श्रीविजय राज्य। श्रीविजय राज्य के राजा बौद्ध थे और उनका दक्षिण पूर्व एशिया के कई बंदरगाहों पर नियंत्रण था। वे चीन की तरफ जाने वाले सभी पोतों जहाज़ों पर कर लगाते थे। जो पोत कर या मतलब टैक्स नहीं देते थे, उन पर हमला कर श्रीविजय की नौसेना उन्हें बर्बाद कर देती थी। उत्तरकाशी उस नदी की कहानी जिसने धराली को तबाह कर दिया था। धर्मस्थला में जमीन के नीचे कंकालों के साथ कौन से राज दफन है, यह अब भी पता नहीं चला है। श्रीविजय की हार हुई। चोल वंश। श्रीविजय के राजाओं की कूटनीति ने चोल वंश के राजा को नाराज कर दिया था, क्योंकि यह नीति में कुछ कमियां थीं। श्रीविजय के राजा चोल राजाओं को मित्रतापूर्ण संदेश भेजते थे, लेकिन मौजूदा तमिलनाडु के नागपट्टिनम बंदरगाह में एक बौद्ध मठ बनाने के लिए धन भी भेज रहे थे। दूसरी तरफ वो चीनी राजाओं से कह रहे थे कि चोल छोटे राजा हैं और उनके नियंत्रण में हैं। चोल राजा राजेंद्र चोल ने 1015 ईस्वी में चीन के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए और तब
उन्हें श्री विजय की नीति का पता चला तो उन्होंने वहां के राजा विजय तुंग बर्मन को अपनी सैन्य शक्ति दिखाने का फैसला कर लिया था। सन 1017 की लड़ाई में राजेंद्र चोल की जीत हुई और उन्होंने विजय तुंग बर्मन को बंदी बना लिया। बाद में उसने अपनी बेटी की शादी राजेंद्र चोल से करके उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। जीत के दौरान हिंसा का सहारा चोल साम्राज्य ने लिया। चोल साम्राज्य काफ़ी बड़ा हो चुका था। यह तमिलनाडु में चोल वंश के शासन में बनवाए गए किले के खंडर अभी भी मौजूद हैं। राजेंद्र चोल पूरे एशिया में एक बड़ी शख्सियत या मतलब शासक बन चुके थे। अपनी सैन्य जीतों के दौरान हिंसा का सहारा लेने के लिए वो कुख्यात हो चुके थे। उनके दुश्मनों ने उन पर युद्ध के नियमों को तोड़ने के आरोप लगाए थे। चालुक्यों का कहना था कि उन्होंने युद्ध के दौरान पूरे राज्य को तबाह कर डाला था और ब्राह्मणों और महिलाओं की हत्या तक से नहीं चूके थे। अनिरुद्ध कनिसेट्टी अपनी किताब लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन सर्दन इंडिया फ्रॉम चालुक्याज टू चोलाज में लिखते हैं, श्रीलंका के इतिहास में भी दर्ज है राजेंद्र चोल के सैनिकों ने उनके साथ बहुत क्रूरता का व्यवहार किया था। यह व्यवहार बहुत ही घातक था जो उन्हें बहुत सालों तक कष्ट पहुंचाता रहा। उन्होंने राष्ट्र राजा की मृत्यु के बाद राजेंद्र चोल ने गद्दी संभाली थी। सबसे पहले उन्होंने अपने पड़ोसियों पांड्यों और चेरों से निपटने के बाद सन 1017 में श्रीलंका पर हमला बोला था। उस जमाने के शिलालेख से पता चलता है कि हमले का उद्देश्य वहाँ की सत्ता हथियाना नहीं बल्कि अधिकाधिक मात्रा में सोना और दूसरी कीमती चीज़ें लाना था। बहरहाल इसका नतीजा ये हुआ कि पहली बार श्रीलंका द्वीप पर चोलों का नियंत्रण हो चुका था। एक वर्ष बाद 1018 ईस्वी में राजेंद्र चोल नौसैनिक अभियान लेकर मालदीव लक्षद्वीप गए। दोनों क्षेत्रों को चोलों का उपनिवेश बना दिया। सन 1019 में उन्होंने उत्तरी कर्नाटक और दक्षिणी महाराष्ट्र में सैनिक अभियान भेजे। सन 1021 में उन्होंने चालुक्य और कल्याण पर विजय प्राप्त की जिनके पूरे दक्षिण भारत पर नियंत्रण था। और यही नहीं, उन्होंने गंगा का पानी दक्षिण ले गए। चोल राजवंश तमिलनाडु में चोल राजवंश के शासन में बना शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर। सन 1022 में वो अपना साम्राज्य 1000 मील दूर गंगा के किनारे और उसके आगे तक गए। रास्ते में उन्होंने ओडिशा और बंगाल के शक्तिशाली पाल वंश के राजा महिपाल को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया था। और यही नहीं, उन्होंने रिचर्ड ईटन इतिहासकार रिचर्ड ईटन लिखते हैं, राजेंद्र बंगाल से काफ़ी कीमती रत्न, उनकी पवित्र देवताओं की मूर्तियाँ और द्वीपों में गंगा का पवित्र पानी लेकर अपने राज्य वापस लौटे। इस उपलब्धि की याद में उन्होंने गंगईकोंड की उपाधि धारण की। उन्होंने गंगईकोंड चोलपुरम को अपनी नई राजधानी बनाया। गंगईकोंड का अर्थ होता है गंगा को जीतने वाला। यही नहीं, जानी मानी इतिहासकार रोमिला थापर अपनी किताब अर्ली इंडिया में लिखती हैं, विजय के बाद गंगा का पानी दक्षिण ले जाना उत्तर पर दक्षिण की जीत का प्रतीक था। और यही नहीं, सदियों पुराना वह शिव मंदिर जो कंबोडिया और थाईलैंड के बीच संघर्ष की वजह बना। सुमित्रा तक नौसेना अभियान चोल साम्राज्य था। इंडिया का प्रबंधन मंदिर जिसका निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ था। राजेंद्र ने राजधानी में शिव को समर्पित एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया जो 250 वर्षों से अधिक समय तक शैव भक्ति और चोल वस्तु का प्रतीक रहा है। चोल राजा ने अपनी राजधानी में एक विशाल कृत्रिम झील बनवाई जिसकी लंबाई 16 मील और चौड़ाई 3 मील थी। इस झील में बंगाल से लाया गया
का पानी डाला गया, लेकिन राजेंद्र बहुत दिनों तक उत्तर पर अपना नियंत्रण बरकरार नहीं रख सके और राजेंद्र मालदीव श्रीलंका में विजय अभियानों के बाद बहुत उत्साहित थे। वो एक बड़े विदेशी अभियान की योजना में जुट गए। इस बार उन्होंने इंडोनेशिया में सुमात्रा तक अपनी नौसेना भेजने का अभूतपूर्व फैसला किया। नौसेना की श्री विजय पर एक और जीत विलियम डेलरिम्पल इतिहास विलियम डेलरिम्पल ने अपनी किताब द गोल्डन रोड में चोलों के विदेशी अभियान का जिक्र किया है। इससे पहले सन 1017 में राजेंद्र चोल श्री विजय के राजा की भिड़ंत हो चुकी थी, जिसमें राजेंद्र की नौसेना विजयी रही। इसका जिक्र मलेशिया के एक नगर कटाई के शिलालेख में मिलता है, जिसमें राजेंद्र को कटाह का विजेता बताया गया है। लेकिन 1025 में राजेंद्र चोल ने श्री विजय से लड़ने के लिए अपनी नौसेना का पूरा बेड़ा भेजा था। पॉल मुनेज ने अपनी किताब अर्ली किंगडम्स में लिखा है। पॉल मुनेज ने अपनी किताब अर्ली किंगडम्स में लिखा है, इस अभियान में जीत के बाद जिस समझौते पर दस्तखत किए गए उसके अंतर्गत ही अंगकोर के राजा सूर्यवर्मन ने राजेंद्र चोल को कीमती तोहफे भेंट किए। राजेंद्र चोल ने इस अभियान के लिए बहुत बड़ा नौसैनिक दल भेजा था, जो संभवतः चोलों के मुख्य बंदरगाह नागपट्टिनम में एकत्रित हुआ था। विलियम डेलरिम्पल अपनी किताब द गोल्डन रोड में लिखते हैं, इस अभियान के लिए सैनिकों और यहाँ तक कि हाथियों को भी पोतों में लादा गया था। चोलों ने श्रीलंका में एक बंदरगाह से होते हुए अपने अभियान की शुरुआत की थी। कई दिनों की समुद्री यात्रा के बाद उन्होंने सुमात्रा, थाईलैंड के बंदरगाह टकुआ पाय और मलेशिया में केदाय पर अचानक हमला बोल दिया था। ये किसी भी दक्षिणी एशियाई राज्य का देश के बाहर सबसे लंबी दूरी का सैनिक अभियान था। यह बहुत ही बड़ा अभियान था। इस अति महत्वाकांक्षी और सफल रहे अभियान के बाद राजेंद्र का दबदबा दक्षिण पूर्व एशिया में फैल चुका था। इस जीत से गौरवान्वित राजेंद्र चोल ने सन 1027 में इसका पूरा वर्णन तंजावुर के मंदिर की एक दीवार पर लिखवा दिया। विजय और संगीत सबूजा अपनी किताब राजेंद्र चोला फर्स्ट नेवल एक्सपीडिशन टू साउथ ईस्ट एशिया में लिखते हैं, इन अभिलेखों में जिन 6 स्थानों का जिक्र है उनमें से 4 सुमात्रा, एक मलय प्रायद्वीप और एक निकोबार द्वीप में है। हो सकता है कि राजेंद्र उस जगह से भी गुजरे हों जिसे आज सिंगापुर कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि वहाँ पर भी एक शिलालेख मिला है जिसमें राजेंद्र चोल की कई उपाधियों में से एक का जिक्र है और यह जिक्र एक अभिलेख पर मिला है। चोल साम्राज्य तमिलनाडु के चिदम्बरम का नटराज मंदिर भी चोल साम्राज्य के दौरान बनाया गया था। इतिहासकारों का मानना है कि दक्षिण पूर्व एशिया में राजेंद्र चोल की नौसेना के घुसने का उद्देश्य जीत हासिल करना नहीं था, बल्कि व्यापार युद्ध में सैनिक शक्ति का इस्तेमाल करना था ताकि समुद्री रास्तों पर श्री विजय की पकड़ को कमजोर किया जा सके। केनेथ हॉल अपनी किताब खमेर कमर्शियल डेवलपमेंट एंड फॉरेन कॉन्टैक्ट्स अंडर सूर्यवर्मन फर्स्ट में लिखते हैं, इन अभियानों का मुख्य उद्देश्य चीन के साथ अधिक लाभकारी व्यापार मार्ग को खोलना था। उस समय चीन में काली मिर्च, मसालों, जंगली उत्पादों और कपास की मांग तेजी पर थी और चोलों की उम्मीद थी कि इन चीज़ों का चीन तक पहुंचाकर बहुत लाभ कमा सकेंगे। श्री विजय को रक्षात्मक मुद्रा अपनाने के लिए मजबूर करने के लिए राजेंद्र चोल ने चीन में अपना दूत भेजा था। वो अपने साथ चीनी सम्राट के लिए हाथीदांत, मोती, गुलाब जल, गैंडों के सींग और सिल्क के कपड़े जैसे कई कीमती उपहार लेकर गए थे। कुछ दिनों बाद चीनी नगर क्वांगजो में एक मंदिर का निर्माण करवाया गया जिसका कुछ हिस्सा अभी तक बचा हुआ है। जॉन गॉय अपनी किताब तमिल मर्चेंट्स एंड द हिंदू बुद्धिस्ट डायस्पोरा में लिखते हैं, एक चीनी शिलालेख में इस बात का उल्लेख है कि 1067 से 69 तक
चोल राजकुमार दिवाकर चीन में बने इस मंदिर के रखरखाव के लिए धन उपलब्ध कराते रहे थे। तमिल व्यापारी चीन से जहाजों में भरकर सुगंधित लकड़ियां, धूप बत्तियां, कपूर, मोती, चीनी मिट्टी के बर्तन और सोना कोरोमंडल के बंदरगाहों तक लाया करते थे। खमेर साम्राज्य के साथ संबंध। चोल वंश कंबोडिया में अंकुरवाट मंदिर को स्थानीय खमेर वंश और चोल साम्राज्य के सहयोग की निशानी के रूप में देखा जाता है। राजेंद्र चोल के समय चोल और खमेर वंश के बीच सहयोगी का प्रमाण अंकुरवाट में दुनिया के सबसे बड़े मंदिर के निर्माण के तौर पर हुआ है। यह मंदिर आज भी मौजूद है और करीब 500 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। भगवान विष्णु का यह मंदिर का परिसर इतना बड़ा है कि इसे अंतरिक्ष तक से देखा जा सकता है। यह मंदिर विश्व का यह मंदिर कंबोडिया में यह मंदिर लगभग उसी समय बनाया गया था जब तंजावुर और चिदम्बरम में चोल मंदिर बन रहे थे और हिंद महासागर की दो बड़ी शक्तियां अपनी नजदीकी मित्र हुआ करती थी। एक अच्छे योद्धा के साथ साथ राजेंद्र चोल एक अच्छे प्रशासक भी थे। उन्होंने कई गांवों में उच्च श्रेणी के गुरुकुल स्थापित किए जहां छात्रों को संस्कृत और तमिल भाषा की शिक्षा दी जाती थी। तंजावुर के अलावा उन्होंने श्रीरंगम, मदुरै, रामेश्वरम में कई भव्य मंदिर बनवाए जिन्हें आज भी स्थापत्य कला की मिसाल माना जाता है। राजेंद्र चोल के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने न सिर्फ समुद्र को जीता बल्कि लोगों के दिलों पर भी राज किया। राजेंद्र चोल बहुत ही बड़े शासक हुए थे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।